तो हेलो गाइस, माय नेम इज सलमान लांदिया। स्वागत है आपके चैनल में। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10th ग्रेविटेशन। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों, और साइंस का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से हमारे पास आता है ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, और आज हम बच्चे इसको करेंगे। ये बच्चे जो वीडियो है जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और आपको अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो समझाऊंगा ना वो इस चैप्टर का बेस है। ठीक है, अगर एक बार बेस बन गया ना उसके बाद आप जो मर्जी कर सकते हो। तो बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आज हम बेस बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चों इसके पीछे एक कहानी है, और वो कहानी जनरली आप सबको पता होती है ना कि एक पेड़ था हमारे पास। पेड़ के नीचे कौन बैठा था? न्यूटन बैठा था, और न्यूटन के सिर पे क्या गिरा था? सेब गिरा था। क्यों? क्योंकि वो जो पेड़ था वो सेब का पेड़ था। और कई बच्चे कहते हैं काश वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठा होता और नारियल गिरता और वो अपनी याददाश्त भूल जाता ना, और ग्रेविटी फाइंड नहीं होती। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि अगर वो ना करता तो कोई ना कोई और कर देता। क्लियर? तो देखो बच्चों, ये कहानी सबको पता है कि एप्पल गिरता है, न्यूटन ग्रेविटी फाइंड करता है। ठीक है, ये बड़ी सिंपल कहानी है। मैं आपको एक दूसरी कहानी भी सुनाता हूं। हम दो कहानियों को मर्ज करेंगे और समझेंगे ग्रेविटेशन फोर्स होती क्या है। पहली बच्चों देखो, यही वाली कहानी है कि अगर न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, सेब नीचे आया था, तो न्यूटन ने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास एप्पल है, वो धरती की तरफ ही आ रहा है, वो अर्थ की तरफ ही आ रहा है। हम अर्थ पे हैं ना सब लोग, वो अर्थ की तरफ ही आ रहा है। क्लियर बच्चों? ठीक है, मतलब क्या है कि जो अर्थ है वो उस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रही है। उस एप्पल के पास चॉइस थी। अगर मान लो हमारे पास ये एप्पल है, इसके पास दो चॉइस हो सकते हैं, ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है, बट इसने नीचे आना ही चुना। क्यों? क्योंकि नीचे में भी एक फोर्स लग रही है, और वो लगा कौन रहा है? अर्थ लगा रहा है। बट बच्चों नॉट ओनली एप्पल, अगर मैं इस मार्कर को भी ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम कहां पर खड़े हैं? हम अर्थ पर खड़े हैं, और अर्थ क्या करती है? फोर्स लगाती है। अगर हम क्या करेंगे, मान लो कहीं से हम छलांग लगाते हैं तो भी हम नीचे ही आते हैं, क्योंकि अर्थ हमारे पे बच्चों क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। तो अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है बच्चों, अर्थ अप्लाइंग द फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट। चलो, एक तो बच्चों ये कहानी होगी जो न्यूटन ने कही थी। एक कहानी बच्चों हमारे पास और है। आपको पता है ना कि जो मून होता है वो क्या करता है? वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है। मान लो हमारे पास ये अर्थ है, तो क्या होगा? हमारे पास अर्थ के आसपास बच्चों जो मून होता है वो रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, ये इसका पाथ है। ये मून हमारे पास क्या करेगा? इस पाथ में बार 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 घूमेगा। ठीक है, वैसे जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है? वो सन के आसपास, या सन के मान सकते हैं अराउंड, चक्कर काटती है, गोल 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 घूमती है। ठीक है, और जिन लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है उनको क्या पता होगा बच्चों कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमती है तो इसको घुमाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, और फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आपको इसमें समझा दो। देखो बच्चों, मेरे पास एक बॉल है, इसको मैं घुमाऊंगा ऐसे। देखो, इसको मैंने एक रोप से बांध रखा है, और देखो क्या होगा। ये जो बॉल है बच्चों, ये क्या कर रही है? ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है मेरे हाथ के आसपास, मेरे हाथ के अराउंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों मेरा जो हाथ है ना वो इस पे फोर्स लगा रहा है और इसको घूमने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर देखो मैं अपने हाथ को ऐसे करूं, ये फोर्स लगानी शुरू होगी 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 होगी। जैसे मैं फोर्स को बंद करूंगा, मेरे हाथ को दे देखना आप, जैसे मैंने फोर्स को बंद किया, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ये नीचे आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो हाथ है वही इसको फोर्स लगा रहा है। और अगर हम थोड़ा सा इमेजिन कर पाए तो हम क्या देख पा रहे हैं? अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, देखो ध्यान से, कि एट एवरी पॉइंट मेरा हाथ क्या कर रहा है? मेरा हाथ इस बॉल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ये सर्कुलर मोशन में रहे। ठीक है बच्चों, मैं रिपीट करता हूं बात। मेरा हाथ क्या कर रहा है? इस बॉल को एवरी पॉइंट पे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण ये एक सर्कुलर मोशन में रह पाए। और फोर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्योंकि बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये मून इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको रिवॉल्व करवा कौन रही है? इसको रिवॉल्व अर्थ करवा रही है ना, क्योंकि फोर्स तो अर्थ ही लगा रही है। जिसके आसपास ऑब्जेक्ट घूमती है वो ऑब्जेक्ट ही हमारे पास उसके जो घूम रही है उसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है। जैसे अर्थ के आसपास कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है, तो मून पे फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है।
हाँ कि ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ये बच्चों एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो अर्थ कर रहा है मून के ऊपर। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर मून यहाँ पर आ गया तो क्या होगा, फिर जो अर्थ होगी क्या करेगी बच्चों, इसको अपनी तरफ खींचेगी। बच्चों ईच एंड एवरी पॉइंट पे अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बच्चों सर्कुलर मोशन है ही ऐसा। सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमारे पास एक फोर्स काम कर रही है जो इनवर्ड की तरफ है, जो अर्थ की तरफ है। जब तक बच्चों ये फोर्स लगती रहेगी ना, तब तक हमारा जो मून है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है बच्चों, और आप क्या देख पा रहे हो कि अर्थ यहां पर भी फोर्स लगा रही है। अर्थ हमने दो फोर्सों की बात करी, कौन कौन सी, कि अगर हम अर्थ पे बैठे हैं, एक एप्पल गिरता है तो वो एप्पल नीचे ही आता है। अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बच्चों अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और वैसे देखो जो अर्थ है वो मून को भी अट्रैक्ट कर रही है, और मून इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब जो अर्थ है उसके पास थोड़ी बहुत शक्ति तो बच्चों है, और वो शक्ति को हम क्या कह रहे हैं? फोर्स कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अर्थ के पास हमारे पास शक्ति है और वो हमारे पास क्या कर रही है? फोर्स अप्लाई कर रही है, जिससे हर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट उसके पास आ रही है। और हमें एक बात पता है कि अगर कोई फोर्स लग रही है उसका कोई ना कोई कारण होगा। अगर अर्थ एक एप्पल पे फोर्स लगा रही है, अर्थ मून पे फोर्स लगा रही है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है बच्चों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट ना। अगर हमें रीजन पता लग गया तो हम बता पाएंगे अच्छा इस कारण फोर्स लग रही है, हम देख रहे हैं फोर्स लग रही है। अगर मैं मार्कर को नीचे करूंगा नीचे ही आएगा फोर्स के कारण। ठीक है, उसी फोर्स को बच्चों न्यूटन ने एक्सप्लेन किया अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, कि हमारे पास ये जो फोर्स लगती है बच्चों क्यों लगती है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास बच्चों क्या था कि, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लो बच्चों हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, इसका मास हमारे पास m1 है, इसका मास हमारे पास m2, ये दोनों हमारे पास r डिस्टेंस दूर पड़ी है। तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स लगाएंगी। बच्चों क्यों लगा रही है फोर्स? क्योंकि बच्चों उनके पास मास है। तो न्यूटन ने क्या कहा, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं? उसके मास के कारण। क्योंकि हमारे पास, हमारे हर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है। अगर मास है तो वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। उसी फोर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स होती है ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, और ये इन दोनों में एक फोर्स लग रही है जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे। और वो बच्चों फोर्स अगर आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। कैसे? ये जो फोर्स है बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। m1 मल्टीप्लाई m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। ठीक है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। इसको तो इसको अगर मैं कंबाइन करूं मेरे पास क्या आ जाएगा, f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r का स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों के नहीं आ रहा? और जब हम इसको हटाते हैं हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो वो कांस्टेंट है वो हमारे पास बच्चों है g है हमारे पास वो कांस्टेंट। ठीक है, m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। तो ये बच्चों जो हमारे पास g है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसके हमारे पास वैल्यू होती है दैट g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बच्चों इसकी हमारे पास वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारे बच्चों सेम रहती है जहां मर्जी चले जाओ आप, जहां मर्जी ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट को यूज कर सकते हो, इसकी वैल्यू सेम ही रहती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा आज कि हमारे पास अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में मास है तो वो क्या करेंगी, आपस में खुद को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और वो जो फोर्स होगी अट्रैक्शन की उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पूछना चाहूँ, आपके मन में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या होगा बच्चों कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनमें मास है, मान लो मैं
मेरे अंदर भी मास है और ये मार्कर इसमें भी मास है, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, और वो फोर्स कौन सी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट ये मार्कर मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा, ये मार्कर जहां मैंने रख रखा है वही है, ये मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा, मैं इस फोर्स को फील क्यों नहीं कर पा रहा। आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे कि अगर हम एवरी अदर ऑब्जेक्ट, अगर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट संसार में है उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही, या हम उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे। तो बच्चों इसका कारण है, वो कारण क्या है, वो कारण बच्चों जी। ये जी है ना, ये दुश्मन है हमारी फोर्स का। इस जी के कारण जो हमारी फोर्स है बच्चों वो कम हो गई, क्योंकि बच्चों जो जी की वैल्यू है वो ऑलरेडी बहुत कम है। देखो 10⁻⁻11 है, मतलब 1/1 2 3 4 आप ऐसे 11 जीरो तो लगा लो तो बच्चों इसकी वैल्यूज है। और हमको पता है मैथ क्या कहता है, मैथ कहता है कि अगर हम किसी बड़ी वैल्यू के साथ कोई छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो बड़ी वैल्यू खुद भी छोटी हो जाएगी। अगर मेरे अंदर और इस मार्कर के अंदर एक फोर्स लग रही है तो वो फोर्स ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के कारण, और मैं इसको फील नहीं कर पाऊंगा। लग रही है फोर्स बट फील नहीं कर पा रहे, ठीक है। बट जो अर्थ है बच्चों, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, अर्थ का हमारे पास मास बहुत ज्यादा है, बिकॉज अर्थ बहुत हैवी है, तो उसकी द्वारा ये हम कह सकते हैं जो वो हम पे फोर्स लगा रही है हम उसको फील कर पा रहे हैं। कैसे, क्योंकि अगर उसको ड्रॉप करूंगा ये अर्थ की तरफ ही जाएगा, अगर मैं छलांग लगाऊंगा तो मैं भी अर्थ की तरफ ही जाऊंगा, हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ही जा रही है। ये मून, अगर मून की बात करें, मून भी अर्थ की तरफ ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि बच्चों जो अर्थ है उसका मास काफी ज्यादा है। अगर मास बहुत ज्यादा है तो जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है उसको एडजस्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, हमारे पास फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाती है और हम उसको फील कर पाते हैं। तो अर्थ फील करवा सकती है, हम फील नहीं करवा सकते बिकॉज हमारा मास बहुत ज्यादा कम है। क्लियर हुआ बच्चों को, नहीं हुआ। और इस जो बच्चों ये स्टेटमेंट ये दी थी न्यूटन ने, और इस जो स्टेटमेंट को ये हमारे पास जो लॉ इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाम लिख लो आप ऊपर इसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये थी बच्चों सारी कहानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप उतार लो, ठीक है। ओके बच्चों, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा होता है खत्म। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, उसमें बच्चों में हम ग्रेविटेशन को आगे डिस्कस करें, ग्रेविटेशन के चैप्टर को। इसके बाद फ्री फॉल आ जाता है हमारे पास, फ्री फॉल को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, कि फ्री फॉल क्या होता है। उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना किसी ने नहीं जाना है ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन सी वीडियोस चाहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।